फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जनवरी 2023 को आप लोगों का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें आई हुई ईवीएस के क्वेश्चंस को। ईवीएस की वीडियोज कंटिन्यू पढ़ रही हैं। जैसे ईवीएस की वीडियोज कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों की काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि सेकंड पेपर का जो आप लोगों का एसएसटी का पेपर है, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाइए। तो उसके बाद में वो वीडियोज आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ हिंदी के लिए भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो आपको हिंदी और सेकंड पेपर में जो आप लोगों का एसएसटी आता है वो दोनों ही वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके साथ मैथ्स की वीडियो जो है वो अभी कंटिन्यू पढ़ रही हैं। जिन लोगों ने मैथ्स की वीडियोज नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स की वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है तो वहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक से लेकर के यानी कि जीरो से लेकर के आप लोगों को स्टार्ट किया जा रहा है। जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है जाकर के एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। आप लोगों को 100% उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर क्या, मैंने आप लोगों को हर बार बताया, सीटेट में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रिपीटेड रहते हैं। तो जिन लोगों को मैथ्स आती है उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, जिनको नहीं आती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या करती है, कुछ टाइम के लिए तो आपको याद रहती है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो ट्रिक भूल जाते हैं और सारी ट्रिक्स आपकी मिक्सअप हो जाती हैं कि कौन सी ट्रिक किस में लगेगी। तो वहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी बताया जा रहा है, जिससे अगर बाई चांस आप शॉर्ट ट्रिक जो है वो भूल भी जाएं तो आप लोग बेसिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो जिन लोगों ने मैथ्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो लोग जाके के मैथ्स की वीडियोज़ भी देख लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। ऐसा करने का लाभ क्या है? या ऐसा करने का लाभ यह है कि केरोसिन की जो परत होती है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है उसको रोक देती है, और जब ऐसा होता है तो मच्छरों का जो प्रजनन होता है वो थम जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4th नंबर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहेली हल करें। पहेली ये है कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाई पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। तो सीटेट में अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब एक तरीके से सीधे सीधे ना लिख के पहेली की टाइप में पूछ रहे हैं, और पहेली भी बहुत ईजी रहती है। जैसा क्वेश्चन था आपका उसी तरीके से पहेली रहती है। पहेली आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि जो मरे जानवरों को खाता है और जगह साफ करता है, क्या कौवा मरे जानवरों को जो खाता है, या कटफोरबा कबूतर मरे जानवर खाता है? कौन खाता है? तो गिद्ध खाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ये है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। बिल्कुल सही, मैंने आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में बताया था कि उसमें लिखा हुआ था मार्च से अप्रैल। तो मार्च से अप्रैल नहीं, ठंडों का महीना जो होता है अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन का जो सर्वोत्तम समय है वो माना गया है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली होती हैं और ये छत्ते की अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य को करती हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये भी सही है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया है, ए, बी और सी, यानी कि 1st नंबर का आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के दौरान विभिन्न त्योहार मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नवचंद्र के दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये नवचंद्र क्या होता है, या नवचंद्र का दिन कौन सा होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं चंद्रमा की विभिन्न विभिन्न कलाएं होती हैं और वो उन कलाओं के अनुरूप अपने रूप में परिवर्तन करता है। यानी कि कभी आपने देखा होगा चंद्रमा इतना दिखेगा, कभी थोड़ा बड़ा दिखेगा। इस तरीके से ये धीरे धीरे अपने आकार में परिवर्तन करता है और पूर्णिमा के दिन ये अपना पूरा रूप जो है वो इस तरीके से ग्रहण कर लेता है। तो ये चंद्रमा की कलाएं होती हैं जिसमें ये कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है। अब नवचंद्र क्या है, तो चंद्र चक्र यानी कि अमावस्या चरण को पहला चरण माना जाता है। जब अमावस्या होती है तो इसको क्या माना जाता है, इसको पहला चरण माना जाता है चंद्रमाओं की कलाओं का। अमावस्या के अगले दिन आप देखेंगे एक महीन सी रेखा इस तरीके से दिखाई देगी, दूसरे दिन थोड़ा सी बड़ी हो जाएगी, तीसरे दिन इस तरीके से, चौथे दिन और थोड़ा बड़ी, फिर इस तरीके से करते करते ये पूरा रूप अपना ग्रहण कर लेगी। कब? 15 दिन के बाद, यानी कि पूर्णिमा को। तो इस तरीके से अमावस्या को इस चंद्र कलाओं का पहला चरण माना जाता है और इस पहले चरण को ही नवचंद्र कहते हैं। ये पहला चरण जो है आपका वो कहलाता है नवचंद्र। तो अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे नवचंद्र का तात्पर्य किससे है, आप लोगों का अमावस्या से है।
और अमावस्या जैसे ही आप लोगों को क्लियर हुआ, आप समझ जाएंगे अमावस्या को क्या मनाया जाता है। दिवाली मनाई जाती है। दिवाली की रात काली होती है, अमावस्या होती है उस दिन। इसी दिन सब लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो इसीलिए ये जो आप लोगों का दिवाली होती है उस दिन दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है और लाइट्स जलाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, रोशनी हो। होली कब मनाई जाती है, तो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन करना है। तो ये समूह क्या है, नाग, करेत, दुवैया और अफाई। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। थर्ड इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, ये वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है। कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में पाया जाता है, शुष्क जगहों पर, जैसे कि रेगिस्तान। इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है, ये बहुत कम पानी में भी उगाता है। ये छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। ये इतना घना होता है कि इसके नीचे एक कक्षा का संचालन भी हो सके। ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और लोग पतली नली से इस पानी को पीते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। ये विशेषता किसकी है, तो ये राजस्थानी ओक की है, जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपकी खिचड़ी की विशेषता नहीं है। ई है कि लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाते हैं और इसकी छाल से दवाइयां बनाते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आपको कहाँ से हो गया, बी, सी और ई। बी, सी, ई किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है या सेकेंड में है, तो यही आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह बताना है। तो ये है आपके एलपीजी, कोलतार और मोम, यानी कि इसका 4th ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रेलवे स्टेशन पर अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। होटल पहुंचने के लिए सबसे पहले आप पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, दिशाओं का निर्धारण इस तरीके से होता है। ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे दक्षिण होता है, साउथ। राइट साइड में आपका होता है ईस्ट, यहाँ पे इसको पूरब बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में आपका होता है पश्चिम, इसको वेस्ट बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते, तो पश्चिम किधर है, इधर, यानी कि आप किधर चलेंगे, यहाँ पर 100 मीटर चलेंगे। फिर लिखा है उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते। ये भी आपको क्वेश्चन रिपीटेड है। 50 मीटर अब आप कहाँ जाएंगे, उत्तर में, और ये आपने जेब्रा क्रॉसिंग पार कर ली। फिर लिखा है फिर ठीक पूरब में 500 मीटर आप इधर चल दीजिए। उसके बाद लिखा है अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर चलते हैं और होटल पहुंच जाते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की आपको दिशा बतानी है। तो यहाँ से आपको दिशा इस तरीके से बतानी है। यहाँ पे आपने बनाया प्लस का सिंबल, और ये कहाँ है, आप, ये आपका होटल है, सॉरी ये आपका नीचे क्या है, रेलवे स्टेशन। तो इसकी दिशा क्या हो गई, इसकी दिशा आपकी हुई दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी, बीच की दिशा। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, 4th नंबर का इसकी डायरेक्शन हो गई दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है। वह बात कर रही है, तो वह बात कर रही है सुरक्षित पेयजल, यानी कि पेयजल की। ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही है। इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए मलेरिया पर कार्य करने के लिए, और सन भी आप लोगों को याद होगी 1902 में, तो ये कौन थे वैज्ञानिक चिकित्सक, इनका नाम था रोनाल्ड रॉस। इन्होंने मलेरिया की खोज की थी, इसकी दवाई की खोज की थी। कब, और इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया 1902 में। कौन सा, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ल्यूवेन हक की बात करें तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने केवल कोशिका की या फिर मृत कोशिका की खोज की थी। अगर बात है पहली कोशिका की खोज किसने की, केवल मृत और जीवित ना है, केवल एक कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ना जीवित कोशिका की तो किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल घटती है और वायु में नमी की मात्रा यानी कि जलवाष्प और आर्द्रता जो है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युग्म बताइए। तो ये है आपका दिल्ली और लक्षद्वीप, यानी कि आपका 3rd नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा पर ग्रहण, और चंद्रमा पर ग्रहण तभी लगेगा जब वो दिखाई देगा।
अब आप ये मानिए अमावस्या पर चंद्र ग्रहण हो सकता है, जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा तो उस पर ग्रहण कैसे लगेगा? ग्रहण लगने के लिए चंद्रमा का होना जरूरी है, तो ये कब होगा? पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसका 30 नंबर का आपका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्भूत बरसे जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है? कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मैंने कहा था बस थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज होता है। वैसे पूछा जाता है बावड़ी क्या होती हैं, तो हम लोग बताते हैं सीढ़ीदार कुआं होता है जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं चारों तरफ, और नीचे क्या होता है? कुआं बना होता है। इस बार ये पूछा गया कि राजस्थान की उद्भूत वर्षा जल संग्रह की प्रथा का नाम क्या है? तो बावड़ी, मैंने आपको ये भी बताया था कि बावड़ी कहाँ होती हैं, तो ये राजस्थान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं क्या हैं? तो देखिए मैप अगर आप देखेंगे, एक तो मुझसे ये मैप सही से नहीं बनता है, अब आप लोग समझ जाइएगा। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, हमारा दिल्ली बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं? इसको भारत माता का दिल भी बोलते हैं दिल्ली को। फिर क्या लिखा है कि दिल्ली के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा आपका यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी के या बंगाल की तट पे, तो ये आपका इधर आ जाएगा। फिर लिखा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशा, तो कर्नाटक आपका यहाँ है बिल्कुल इसके सीध में, इस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अब ये दिशाएं आपको बताने की दिशाएं कौन सी हैं, तो ये दिशा कौन सी हो गई? दिल्ली और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तो आपकी एक सीधी रेखा में हो गई, और ये आपका जो भुवनेश्वर है वो इधर जा रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी? मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्शन आपके जगह पूरब और दक्षिण के बीच की, यानी कि आपकी क्या इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब, और ये है आपकी बेंगलुरु, तो ये दक्षिण पूरब और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन ये दिखाएगी। तो ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया, दक्षिण पूरब कहाँ पर है? ऊपर फर्स्ट नंबर पे, दक्षिण पूरब और दक्षिण के बीच की, फर्स्ट इसका ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहमीन अपने कक्षा के विद्यार्थियों को संग्रहालय ले जाता है। भ्रमण के दौरान वे एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं जिसमें एक किले का निर्माण दिखाया हुआ है। शाहमीन विद्यार्थियों से ये देखने का आग्रह करता है कि उसमें कितने पुरुष और महिला कार्य कर रहे हैं और वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं। शाहमीन विद्यार्थियों में क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो वो विकसित क्या करने का प्रयास कर रहा है? प्रयास कर रहा है अवलोकन और विश्लेषण दोनों का, यानी कि आपका ए और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थावरी अपर्णा को ये बताते हुए बहुत खुश हो रही थी कि इस आखा तीज पर उसकी शादी हो रही है, उसे नया लहंगा साड़ी मिलेगा, खूब सारी मिठाइयाँ और गहने मिलेंगे और वह दूसरे गांव जाएगी। अपर्णा इस तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को के इतने छोटी उम्र में विवाह को लेकर चिंतित है। यह प्रथा अक्सर इस गांव में होती रहती है। अपने गांव में बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए अपर्णा को क्या करना चाहिए? तो उसको ये करना चाहिए कि ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों पर अक्सर नाटक जो है वो दिखाने चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम क्या नहीं है? वो है आपका व्याख्यानों द्वारा शिक्षण। बाकी आपको प्रयोग करना कथावाचन, निर्देशित अन्वेषण और विचार विमर्श तीनों ही प्रयुक्त हैं, लेकिन व्याख्यानों द्वारा शिक्षण इतना प्रयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि केवल सेकेंड नंबर का केवल जो बी है आपका वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ाया गया कोई भी ईवीएस का विषय समझने में मुश्किल होती है तथा वह भावी आकलन के लिए उसे ग्रहण नहीं कर पाता। विषय को सीखने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो इसमें नीचे कुछ विकल्प दिए और फिर उनके हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो इसके लिए आप उसकी इस तरीके से हेल्प करेंगे कि अधिगम के समय एक मिश्रित समकक्ष समूह बनाकर इसके साथ कार्यों को हिस्सों में विभाजित करके तथा प्रत्येक हिस्से को अलग अलग सिखाकर, यानी कि आपका ए और बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट नंबर का आपका ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ईवीएस अधिगम के अधिगम सूचकों या संकेतों को निम्नलिखित में कौन सा निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है अवलोकन और विवरण देना, यानी कि ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग दोनों को ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ से संबंधित है कि किसी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षाएं 1-2 में पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षा 3rd व 5th में 3rd से लेकर के 5th में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पृथक पृथक होंगे। तो ये एनसीएफ कौन सा था ये आपको बताना है। इस एनसीएफ का जो नाम था वो था एनसीएफ 1975। ऑप्शन इसका 3rd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही इंटरवल की घंटी बजी बच्चे परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन का। ऑप्शन इसका 2nd सही है। अगर बात करें शास्त्रीय अनुबंधन की तो ये किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन आपने जो दिया था वो दिया था आपके पावलोव ने। एक मैं आपको और इजी ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे कि अगर कहीं पे भी अंगों की बात आ जाए, शरीर के अंगों की बात आ जाए, जैसे कि इसमें अंग क्या दिया हुआ है तो मुंह, यानी कि मुंह में पानी है ना, मुंह में लार आना, तो कहीं पर भी शरीर के किसी अंग की बात आ जाए तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन ऑप्शन सही होगा। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये आपकी CDP में पेडागोजी में हर जगह काम आएगी अगर आप लोगों का शास्त्रीय अनुबंधन से कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को में ये बताया गया कि पक्षी अलग अलग चेतावनी आवाज़ें निकालते हैं। निम्नलिखित में से इसे पढ़ाने हो तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी कि विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाज़ें सुनने के लिए कहना। ऑप्शन इसका 4th सही है। सबसे अच्छा क्या होता है? भ्रमण होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कूल आधारित आकलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? कथन दिए हुए हैं, फिर आपको बताना है कौन से सत्य हैं। तो देखिए कथन ए, ये शिक्षार्थी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव हो गया। फिर क्या? ये प्रकृति में नैदानिक है। तो दोनों ही ऑप्शन यानी कि ए और सी सही है। ए सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है? तो इकाई योजना के लिए जो प्रयोज्य है वो है किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो कि समग्र रूप से संबद्ध हो। तो ऑप्शन इसका 1st सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है? तो ये है बच्चों का वातावरण। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। बच्चों का वातावरण जो है वो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का एक अभिन्न घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण के उद्देश्य बताने हैं। तो प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो है पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना, बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में, और इसके साथ ही साथ बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना या फिर बढ़ाना। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है। भी देखिए विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिज्ञता देना, तो कभी भी एक रेखा का ज्ञान अच्छा नहीं होता है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। आपका सही कौन सा है? ए, बी और सी। ए, बी, सी आपके किस में है? 1 नंबर के ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिचर्चा प्रणाली का गुणधर्म है? तो ये है आपका सहपाठी में विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ाना। ऑप्शन आपका सी और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा EVS कक्षा में संबंध थीम के लिए उपयुक्त होगा? तो ये आपका होगा रोल प्ले। रोल प्ले आपका सबसे अच्छा रहता है किसी भी चीज़ को आसानी से समझाने के लिए। तो ऑप्शन इसका 1 सही है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के, जिसमें हम लोगों ने 29 जनवरी 2023 को CTET के एग्जाम में आई हुई EVS क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।